जो गंभीर आरोपों का जो दायरा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि गंभीर आरोप क्या है? स्पष्ट कर सकती है क्या? हाँ, तो वही मैं आपसे तो जरा पूछिए आरोप। तो क्या आरोप हो सकते हैं? कैपिटल मतलब मर्डर, रेप, ऐसे वाले जो नहीं, पहले विपक्ष का इस बिल में विरोध क्या है वो तत्वतः आप बता सकती है क्या? इसका मूल विरोध का कारण जो विपक्ष ने मीडिया को समझाया होगा, हाँ, वो आप हमें बताइए। तो वो तो कह रहे हैं कि आप इस बिल के जरिए आप जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिनके पास मैंडेट है और जिनका जनाधार से कनेक्शन है, आप उसको उलट रहे हैं और आप 30 डेज में आप बेल नहीं मिलेगा तो वो हट जाएंगे। और ये तो इट इज लाइक पॉलिटिकल सुसाइड या पॉलिटिकल मर्डर। देखिए, इस देश में आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है, प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। मैंने जो सुना वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं होती है। ये जनता को गुमराह करे। उनको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट के सामने जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इनके खिलाफ एफआईआर करो। अगर ज्यादा ही गंभीर मामले हैं तो कोर्ट मॉनिटर भी करती है। इसमें पक्ष विपक्ष कहां आता है? ये एक सेकंड, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं आता है। और दूसरी बात, इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। मैं एएनआई के माध्यम से देश की जनता को और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जब तक इनका इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये सस्पिशन, ये क्वेश्चंस बराबर अराइज होंगे कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट? चाहे वो आईटी के हों, ईडी के हों, सीबीआई के हों। तो जब तक इनका इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये सस्पिशन, ये क्वेश्चंस बराबर अराइज होंगे कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यूपीए के टाइम पे वैसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। हमारी पुलिस फोर्स को देख लीजिए आप, एक एसआई के पोस्टिंग से लेकर डीजीपी तक हर पॉलिटिशियन के रिकमेंडेशन पे या तो उसकी कास्ट के ग्राउंड पे होता है, रिलीजन ग्राउंड पे होता है। तीसरी बात यह कि हमने संविधान में यह कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा? ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। दूसरी बात यह कि अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? बताइए आप। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो पीवी नरसिम्हा राव को कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन सामने जाना पड़ा, रिजाइन नहीं किया वो। अब यहां पर करना क्या है? गवर्नर, आप सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नर अगर के राज में सिर्फ
4 या 5 मिनिस्टर्स को आप अरेस्ट कर लीजिए, सरकार गिर गई, सरकार बचेगी नहीं ना। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? यूनियन टेरिटरी में तो पूरा होम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। पूरा होम डिपार्टमेंट जो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, चाहे वो पुडुचेरी हो, दिल्ली हो, अब आप JNK ले लीजिए। तो फिर इंडिपेंडेंस कहां रहा? आप तो कंट्रोल करेंगे ना इनको। सर लेकिन जिस किसी तोते को आपको पकड़ना है या किसी पिंजरे में डालना है, तो ये खुद आपके कंट्रोल में रहेंगे, वो पिंजरे में पड़ जाएंगे। सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर को पकड़ लीजिए, गया गवर्नमेंट चले गई, सरकार चले गई। लेकिन तो नहीं, सुनिए, आप इन तमाम चीजों को इंडिपेंडेंट कर दीजिए, जिसमें कोई सरकार का रोल नहीं रहेगा, उंगली नहीं उठेगी ना आप पे। अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी में शामिल नहीं होगा। डाल दीजिए आप, इसको क्यों नहीं डालते आप? ये सब चीजें करिए ना, आपकी इंटेंशन, आपकी नेक नियति जाहिर हो जाएगी। सर JPC का रास्ता खुला है। अभी हमारे एडिटर चीफ के इंटरव्यू में अमित शाह जी ने बोला है कि JPC में जाएगा, JPC में चर्चा होगी, JPC में सारे पार्टियों के लोग हैं, तो उसमें आप बात उठाइए, चीजें होंगी। नहीं, आप मेरे पास आए तो मैं बोल रहा हूं ना। पार्लियामेंट में हमने ये कहा, JPC में नहीं मालूम मैं मेंबर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, स्पीकर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमको बनाइए, हम ये रखेंगे। मगर JPC में जाएगा जरूर, वो तो लिखा हुआ था एजेंडे में कि इसको पार्लियामेंट की कमेटी को रेफर किया जाएगा। मगर ये जो हमारे एप्रीहेंशंस हैं, इसका क्या होगा बताइए? उसका क्या करेंगे आप? भाई महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में आपने देख लिया क्या हुआ। हमारे MLAs को तोड़ दिया गया, बिहार में 4 MLAs चले गए। फिर आप कर्नाटका में क्या हुआ, हर जगह ऐसे ही हो रहा है। आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इंडिपेंडेंट कर दीजिए, इसमें कोई सरकार का रोल नहीं होगा, उनके अपॉइंटमेंट में पुलिस फोर्स में नहीं होगा, इंडिपेंडेंट कर दीजिए ना। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसमें नहीं आती क्या? फिर बताइए आप, इसमें भी आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो अब आप UAPA में डाल देंगे किसी को, UAPA लगा दिए, BNSS के और PMLA के कई सेक्शंस हैं, आप डाल दीजिए, आराम से बैठिए। 30 दिन नहीं, 3 महीने बेल नहीं होगी, 3 महीने बेल नहीं होगी। जब क्या करेंगे आप? अच्छा, आपको केस लगाने की जरूरत, डिटेन कर लीजिए आप। डिटेन के पावर्स हमने BNSS में है, BNS में है, डिटेन कर लीजिए, 30 दिन चला गया वो। ये बात समझने की जरूरत है।